वेलकम प्यारे बच्चों, मैं आर.एन. शर्मा आरबीएससी 12 फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आरबीएससी 12 फिजिक्स का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं। बच्चों, इस राजस्थान बोर्ड 12 फिजिक्स में टोटल 17 चैप्टर है और 10 यूनिट है। जो यूनिट फर्स्ट है वो है आपकी स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर इंक्लूड हैं। चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र, चैप्टर 2 गाउस नियम एंड इट्स एप्लीकेशन, चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव और चैप्टर फोर्थ है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये यूनिट बोर्ड में टोटल 7 मार्क्स की है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो इस तरह से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र। तो अब हम इसका अध्ययन आरंभ करते हैं। तो हम अध्ययन आरंभ कर रहे हैं आपका चैप्टर 1, वो आपका है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करने से पूर्व जो हमारी यूनिट है फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत की, उसका थोड़ा सा आपको परिचय करा देते हैं कि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आपकी यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपकी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम आवेश का एवं उसके प्रभाव का तब अध्ययन करेंगे जब वो रेस्ट में हो, वो गति नहीं करे, वो क्या हो, रेस्ट में हो। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा या ब्रांच जिसमें स्थिर आवेश अर्थात चार्ज एट रेस्ट, ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, एवं इसके प्रभाव, इसके इफेक्ट इंटरेक्शन जो भी होंगे, प्रभाव का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अर्थात जब चार्ज एक रेस्ट पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या होगा, उसको स्टोर कर रहे हैं तो कैसे स्टोर करेंगे, कैपेसिटेंस क्या होगी, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी में। अब इसमें आपका जो टॉपिक आया है वो है आपका आवेश या चार्ज। तो सबसे पहले हमारा जो पढ़ने का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट समझा था। बच्चों, हम द्रव्यमान या मास है, इससे भली भांति परिचित है। अब यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आपका द्रव्यमान या मास क्या है, तो आप चुप हो जाओगे। सब द्रव्यमान है या मास है, इसकी तो कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन मैं बता सकता हूं कि जो द्रव्यमान होगा वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड पैदा करेगा, जैसे 11th क्लास में। और ये किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसका स्वाभाविक गुण है। ठीक उसी प्रकार आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की या किसी भी पदार्थ का उसका एक स्वाभाविक गुण है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो क्या पैदा करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात वो दूसरे चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो क्या है विद्युत आवेश? विद्युत आवेश किसी पदार्थ अर्थात किसी मटेरियल, किसी पदार्थ का वह स्वाभाविक गुण है, वह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, स्वाभाविक गुण है, जो क्या पता करें, जो विद्युत क्षेत्र आ गया आपका चैप्टर का टॉपिक, जो विद्युत क्षेत्र है इलेक्ट्रिक फील्ड एवं अन्य संबंधित प्रभाव उत्पन्न करता है,
विद्युत आवेश कहलाता है या विद्युत आवेश कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट आया कहां से, ये इलेक्ट्रिक शब्द ये चीजें कहां से आई? सबसे पहले तो आपका एक थेल्स का एक्सपेरिमेंट था कि उसने एम्बर या जो रेजिन पदार्थ होता है उसको रगड़ा और ये देखा कि एम्बर या थेल्स है, जो दूसरा एम्बर है, थेल्स ने पाया कि जो एम्बर या रेजिन है इसको रगड़ने पर ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक इस प्रकार हमने देखा था बचपन में कि किसी कंघे को या पेन को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े, पीस ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो उस कंघे में या पेन में जो प्रॉपर्टी आ गई है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया या आवेशित हो गया रगड़ने पर या घर्षण के द्वारा, तो उसके द्वारा ही चार्ज का कॉन्सेप्ट आया। अब ये चार्ज कितने प्रकार का होगा, इस संबंध में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और उसके द्वारा ही ये पता चला कि आपका विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है और जो आवेश जो रिपेल कब करेंगे या आकर्षित कब करेंगे या प्रतिकर्षित कब करेंगे, तो हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब है आपका टॉपिक विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि ये कांच की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से। कांच की छड़ रेशम के बीच घर्षण किया तो देखा कि कांच की छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या कैट स्किन या फर वगैरह जो भी है उससे रब किया या रगड़ा तो एबोनाइट की छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है और ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। कांच की छड़ को रेशम से रब किया और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा तो ये दोनों ही छड़ क्या होगी, आवेशित। और उसने क्या किया, इस प्रकार रगड़कर इन दोनों छड़ों को लिया, ये दोनों छड़ कैसे थी, आवेशित, और इन छड़ों को लेकर क्या किया कि उसने धागे के द्वारा एक कांच की छड़ को निलंबित किया या सस्पेंड किया, लटकाया उसको। ये आवेशित कांच की छड़ क्या थी, आवेशित कांच की छड़। और इसके पास वो लाया आवेशित एबोनाइट की छड़। ये क्या थी आपकी, आवेशित एबोनाइट की छड़। ये लाया तो उसने देखा कि इस छड़ ने इसको धक्का मारा, इसको क्या किया, प्रतिकर्षित किया, रिपेल किया, प्रतिकर्षण या प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्शन हुआ। अब उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उसने कि आवेशित कांच की छड़ को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, उसको क्या किया, धक्का मारती है। उसी प्रकार उसने क्या लिया, आवेशित एबोनाइट की छड़ और दूसरी छड़ भी किसकी ली, वही एबोनाइट की, आवेशित एबोनाइट की छड़। इसने इसको क्या किया, प्रतिकर्षित किया। यहाँ भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। अर्थात आवेशित कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, आवेशित एबोनाइट की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। और तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उसने एक छड़ ली कांच की, जो भिन्न प्रकार की छड़ ली, कांच की आवेशित छड़, और दूसरी उसने एबोनाइट की आवेशित एबोनाइट की छड़। और यह देखा कि इनके बीच क्या हुआ, आकर्षण हुआ। इस तरह से ये तीन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इस तरह कितने एक्सपेरिमेंट हुए, 3।
पहले एक्सपेरिमेंट में आवेशित कांच की छड़ आवेशित कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, दूसरे में आवेशित एबोनाइट की छड़ आवेशित एबोनाइट की छड़ को प्रतिकर्षित करती है, और तीसरे में आवेशित कांच की छड़ को आवेशित एबोनाइट की छड़ आकर्षित करती है। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये तो क्लियर हो गया कि एबोनाइट की छड़ और कांच की छड़ पर समान आवेश नहीं था, ये दोनों में दो भिन्न प्रकार का आवेश था, अर्थात डिफरेंट टाइप चार्ज था, और दूसरा इनकी नेचर अपोजिट थी। देखो यहाँ भी कांच की छड़ और यहाँ भी कांच की छड़, लेकिन कांच की लाते हैं तो प्रतिकर्षित और एबोनाइट की लाते तो आकर्षित। इसका मतलब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश है उनकी प्रकृति या नेचर वो विपरीत है, और नेचर को हम दिखाने का तरीका है कि एक को प्लस बोले दूसरे को माइनस। या प्लस का मतलब अधिक नहीं है और माइनस का मतलब कम नहीं है। इसका मतलब नेचर के आधार पर चार्ज कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इन छड़ों पर एक आवेश को पॉजिटिव कहें, एक को नेगेटिव। अब किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव कहना था तो उसने कांच की छड़ पर जो आवेश था उसको पॉजिटिव चार्ज या धनावेश कहा, और एबोनाइट की छड़ पर जो आवेश था उसको नेगेटिव चार्ज कहा। इस तरह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा बताया कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अतः विद्युत आवेश के प्रभाव में कह सकते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, टू टाइप। एक आपका धनावेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपका ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार का हो गया आवेश, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये आवेश आया कहां से, ये कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा या एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो ये आवेश कहां से आ गया, क्या आवेश पैदा हो गया क्या, नहीं। तो इस आवेशन का कारण, जो चार्जिंग का कारण है, उसको हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर समझा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर आवेशन का कारण या चार्जिंग की व्याख्या, कि आवेशन क्यों हुआ। तो बच्चों अब आपका है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर घर्षण प्रक्रिया, जो फ्रिक्शन में जो था, घर्षण प्रक्रिया में आवेशन या चार्जिंग का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन, उसका कारण है कि क्यों। बच्चों हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ इस वर्ल्ड में जो भी मटेरियल होता है वो एटम अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से बनते हैं, तो एटम से मिलकर बना होता है। किसी भी एटम में आपके कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल या मूल कण होते हैं। एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। आपका जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो चार्ज का अमाउंट होता है, मात्रा होती है, वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये भी हमें पता है कि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर। एक प्रोटॉन पे आवेश
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर। इसका मतलब जितना परमाणु में धनावेश उतना परमाणु में ऋणावेश। तो परमाणु का कुल आवेश कितना हुआ, जितना प्लस उतना माइनस, दोनों को जोड़ो तो कितना हुआ, 0। तो परमाणु क्या हुआ, विद्युत का उदासीन। इसलिए पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो गया, विद्युत का उदासीन। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, इसका कुल चार्ज कितना हो गया, 0। तो इस यूनिवर्स का ब्रह्मांड का टोटल चार्ज कितना है, 0। अब यह प्रश्न उठता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये तो नाभिक में होते हैं, और नाभिक में प्रबल नाभिकीय बलों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा ये बंधे होते हैं। अतः सामान्य प्रक्रियाओं द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से नहीं निकाला जा सकता। और जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। और ये आपने केमिस्ट्री में अध्ययन किया है कि जिस पर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है और कुछ इलेक्ट्रॉन लेके ऋणायन बना लेते हैं। तो अतः घर्षण प्रक्रिया में जब दो उचित वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया जाता है तो एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऋणावेश कम हो गया, तो नेट आवेश क्या बचेगा, प्लस। और जिसने इन इलेक्ट्रॉनों को ले लिया उसमें ऋणावेश का एक्सेस हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, अतः वो कैसी होगी, ऋणावेशित। अतः जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो आपकी हो जाएगी धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वो कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि घर्षण प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और जिन्हें दूसरी वस्तु इनको ग्रहण कर लेती है। तो जो त्यागेगी वो धनावेशित हो जाती है, और जो ग्रहण करेगी वो समान परिमाण से ऋणावेशित हो जाएगी। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि घर्षण प्रक्रिया में एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज होती है या धनावेशित हो जाती है। एवं दूसरी वस्तु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर समान परिमाण से, ध्यान रखना है, समान परिमाण मतलब जितना धनावेश आएगा एक वस्तु पर उतना ही दूसरी पर ऋणावेश आएगा, समान परिमाण से ऋणावेशित हो जाती है। तो ये आपकी घर्षण प्रक्रिया में चार्जिंग का कारण हो गया। अब ये चार्ज की मात्रा कितनी होगी, तो लिख सकते हैं कि जब कोई उदासीन वस्तु n इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तब उस पर आवेश का मान क्या होगा, Q बराबर प्लस, क्योंकि त्याग है तो प्लस Ne या प्लस n गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एवं जब कोई उदासीन वस्तु n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तब उस पर आवेश या चार्ज कितना जाएगा, उस पर आएगा Q -n, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए हैं, -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये आपकी इलेक्ट्रॉन लेने वाले वस्तु पर आवेश हो गए। तो ये आपकी घर्षण प्रक्रिया में आवेश का मान हो गया। अब बच्चों जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन में एक द्रव्यमान भी है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हालांकि मास का या द्रव्यमान का मान बहुत कम है, लेकिन कुछ भी कम हो फिर भी परिवर्तन तो आएगा। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन आएगा डेल्टा m, वो कितना होगा, n गुणा me
या n गुणा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो ये कमी आएगी, और यदि उसने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो द्रव्यमान में इतनी वृद्धि होगी, तो ये मास में चेंजेज भी होगा। तो अतः वस्तु जब आवेशित होती है घर्षण प्रक्रिया में तो धनावेशित होती है, तो उसके द्रव्यमान में me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, वो कमी आती है। और जो ऋणावेशित होती है उसमें nme के बराबर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो यह आपका मास में चेंजेज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब जो नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि ये घर्षण प्रक्रिया में आवेशन तो हो गया, लेकिन क्या चार्जिंग का जो मेथड है वो केवल एक ही है क्या फ्रिक्शन मेथड है क्या? सब हम तो डेली घर में मोबाइल चार्ज करते हैं, वो तो घर्षण विधि से नहीं करते, उसमें तो हम एक वायर के द्वारा हम प्लग में जोड़ते हैं। तो इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग या आवेशन की विधियां। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां या मेथड ऑफ चार्जिंग है, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो आवेशन की आपकी 3 विधियां कौन कौन सी? जो पहली विधि आवेशन की वो तो अभी हमने पढ़ा है, वो क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जो दूसरा मेथड है जिसमें मोबाइल चार्ज वगैरह कर रहे हैं, जो आपने अभी अपने चर्चा किया था, वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई कंडक्शन, और कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें तार द्वारा हम संपर्क में आ जाते हैं। और तीसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन अर्थात चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, तो बच्चों कितनी है मेथड ऑफ चार्जिंग? थर्ड, फ्रिक्शन, कंडक्शन और कॉन्टैक्ट, और थर्ड है इंडक्शन। तो इसमें आपके घर्षण द्वारा आवेशन का आपने थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर हम चालन द्वारा आवेशन बताएंगे और फिर क्या बताएंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं हम क्या? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें अभी हमने पढ़ा है कि जब दो उचित वस्तुओं के मध्य घर्षण कराया जाता है या रबिंग की जाती है, घर्षण कराया जाता है, तब एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाती है, एवं दूसरी वस्तु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर समान परिमाण, कितना रखना है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, समान परिमाण से ऋणावेशित हो जाती है। आवेशन की यह विधि घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण द्वारा आवेशन ध्यान रखना है कि जो दो वस्तु जिनके बीच हम रबिंग कर रहे हैं उन पर आवेश का मान बराबर होगा, लेकिन नेचर अपोजिट होगी, एक प्लस होगा एक माइनस। ठीक, जैसे हम एग्जांपल के द्वारा बताते हैं। देखो आपका एग्जांपल एक है, जब कांच की छड़ को
रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित एवं रेशम समान परिमाण से ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या कैट स्किन से रगड़ा जाता है तो वहां पर बिल्ली की खाल इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अतः बिल्ली की खाल या कैट स्किन धनावेशित और एबोनाइट छड़ समान परिमाण से ऋणावेशित हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल हो गया। अब जो दूसरा चार्जिंग का मेथड है दूसरा, वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाई कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होगा बताओ कि जब किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें आवेश का एक लेवल होता है, तल। उस तल या लेवल को हम बोलते हैं विद्युत विभव। जैसे किसी बर्तन में हमारे पानी भरा है तो उसमें पानी का जो लेवल होगा वो उसका गुरुत्वीय विभव कहलाता है। पानी और भरोगे और ज्यादा लेवल हो जाएगा, और खाली होगा तो उसका लेवल क्या होगा, 0। तो यदि कोई चालक अनावेशित है तो उसमें आवेश का कोई लेवल नहीं है, अतः उसका विभव क्या होगा, 0। इसी तरह से यदि किसी बर्तन में पानी है, माना किसी लेवल है, अब दूसरा बर्तन खाली है, उसको पेंदे एक ही लेवल पर रखकर उनको नली से जोड़ दें तो बड़े बर्तन में से जिस बर्तन में पानी है उससे बर्तन खाली बर्तन में जाएगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। उस लेवल को क्या बोलेंगे, विभव। तो जब तक दोनों जगह विभव बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा, पानी बहता रहेगा, खाली बर्तन में जाता रहेगा। तो इस तरह से वो जो जिस बर्तन में पानी नहीं था वहां पर भी पानी पहुंच गया। तो ठीक इसी तरह चालकों में भी क्या होता है, एक चालक आवेशित है तो उसमें आवेश भरा हुआ है, उसका कोई लेवल है। अब दूसरे चालक को उसको टच करा दें या तार द्वारा चालक तार से जोड़ दें तो आवेशित चालक से अनावेशित चालक की ओर आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि उनका लेवल बराबर नहीं हो जाता। इस तरह से अनावेशित चालक भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जब लेवल बराबर हो जाता है तो फिर वो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग इसी तरह होती है कि हमारे जहाँ लाइट का प्लग है वहाँ तो लेवल ऊंचा है, जब बैटरी से जोड़ेंगे तो आवेश आएगा और उस लेवल पाकर बंद हो जाएगा। तो आपका क्या है कि जब एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के संपर्क में लाते हैं। अब संपर्क दो तरह का है, जो टच करा दें तार से जोड़ दें, संपर्क में लाते हैं तब आवेशित चालक से अनावेशित चालक में आवेश का प्रवाह फ्लोइंग तब तक होता है जब तक कि दोनों का जो लेवल है, दोनों का, इस लेवल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता। आवेशन की यह विधि चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक, इसको डिटेल में हम जब विद्युत विभव वाला चैप्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल कर सकते हैं, मोबाइल की बैटरी की चार्जिंग, ये आपका यह आवेशन
जो है वो चालन द्वारा आवेशन का एक तो हमारे डेली लाइफ में काम आने वाला उदाहरण है। तो ये आपका चालन द्वारा आवेशन। और जो तीसरा मेथड है वो आपका है बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो जो आपकी तीसरी विधि है वो है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई इंडक्शन। बच्चों आपको आपका जो टीचर पढ़ाता है वो ये पढ़ने के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरण इंडक्शन है। टीचर को तो तार से जुड़ते नहीं हो या टच भी नहीं करते हो। तो इसमें क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु आवेशित है और एक अनावेशित है। देखो बच्चों कि माना ये टेस्टर ये आवेशित है और ये अनावेशित है। तो जब माना ये सब मान लो कि पॉजिटिव चार्ज धनावेशित है इसके पास लाएं तो क्या करेगा ये जो धनावेश है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इससे क्या होगा इस सतह पर इलेक्ट्रॉन का अधिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी सतह बोलो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कण। और इधर से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इधर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई कमी तो क्या हो जाएगी धनावेशित। तो ये जो विधि है ये आपकी कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन जिसमें निकट पृष्ठ पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। ये आपका धन है तो यहाँ क्या आएगा माइनस इधर क्या आएगा धन और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आता है। तो आवेशन की विधि क्या कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। तो अब आपकी जो नेक्स्ट विधि वो क्या है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की वह विधि आवेशन की वह विधि जिसमें जब एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के निकट लाते हैं निकट लाते हैं तब उसके निकट पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की यह विधि आवेशन की यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है आवेशन की यह विधि। देखो बच्चों कि जैसे हमारे पास ये कोई माना धातु का गोला है इसको हम कुचालक स्टैंड पर रख दें नहीं तो पृथ्वी से संपर्क में आ जाएगा चालन हो जाएगा। ठीक इसको कुचालक स्टैंड पर रख दें और एक छड़ लाए या कोई चालक आवेशित छड़ लाएंगे इस पर माना आपका कैसा आवेश है इस पर ये मान लो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगी इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी। तो जो निकट पृष्ठ है इस निकट पृष्ठ पर कैसा आवेश आ जाएगा माइनस इस पर कैसा आएगा प्लस। तो देखो यहां पर विपरीत प्रकृति का इधर निकट पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति और दूर पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश आ गया। तो ये क्या है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन है। ये क्या है प्रेरण द्वारा आवेशन। यदि ये प्लस क्यू है ये आपका माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है ये चालक होगा तो समान आवेश का मान जितना यहाँ होगा उतना ही होगा। लेकिन यदि आपका चालक नहीं है और कुचालक है तो आपका ये मान इसकी तुलना में कम होता है और कितना होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो आपका आवेशन है प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है यह विधि।